क्लियर कट मर्डर का केस है, इसको खुदकुशी बनाने की कोशिश की गई। ये खुदकुशी हो ही नहीं सकती, ये एक किसी और की तरफ से ये सारा कुछ किया हुआ सामने आ रहा है या लग रहा है, इस चीज को रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो वो निशान थे वो बड़े शार्प थे, जिसका मतलब है कि किसी और चीज के साथ, कुछ शार्प चीज के साथ, कुछ बारीक चीज के साथ, किसी तार या किसी इस तरह की चीज के साथ उस बच्ची का गला दबाया गया, उसको घूंटा गया गले को। उन कपड़ों के निशानात इस तरह के नहीं हो सकते, ये वो रिपोर्ट कह रही है, ये वो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं जिन लोगों को ये तजुर्बा है, जो इस चीज को प्रॉपर एवेलुएट या एनालाइज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुल्तान की सानिया ज़ारा के केस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। 2 दिन कबल जो है मैंने आप लोगों को बताया था कि उस मामले को बाकायदा तौर पर रियासत की तरफ से अब खुदकुशी नहीं बल्कि एक कत्ल करार दे दिया गया है, और अब आने वाले दिनों में इसको एक कत्ल का मुकदमा समझकर इसके ऊपर सारी तफ्तीश मुकम्मल की जाएगी। अदालत के अंदर चलान जमा कराया जाएगा और उसके बाद मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जो जुल्म उन्होंने उस बच्ची के साथ किया उसके लिए उनको सजा दिलवाई जाएगी। जिस तरह आज से एक रोज़ कबल मैंने आप लोगों को डीएनए रिपोर्ट के बारे में बताया कि कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से डीएनए कलेक्ट किया गया था, सैंपल्स लिए गए थे और वो डीएनए मैच हुआ, जिसके बाद फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई और उसके अंदर ये बताया गया कि ये एक कत्ल का मुकदमा है, फलां फलां बंदा जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसके मुताबिक मुल्ज़म अली रज़ा, उसका वालिद, उसका भाई, उसकी वालदा और उसकी बहन, इन 5 लोगों के खिलाफ जो है वो मुकदमा जो है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। इस केस को प्रॉपर तौर पर इस्टेब्लिश कर दिया गया है। आज के दिन 2 लोगों ने एक और बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उज़मा बुखारी साहबा शामिल थीं और उनकी तरफ से ये बताया गया कि ये एक कत्ल का मुकदमा है। उनके साथ हिना परवेज़ भट्ट साहबा मौजूद थी, जिन्होंने सारा वो सफ़र बताया, किस तरीके से ये सारा मामला मुमकिन हुआ। उसके ऊपर हम अलहदा किसी वीडियो में बात करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने ये बताया कि बहुत सारा प्रेशर था और उसके बावजूद हिना परवेज़ भट्ट साहबा ने अपने इस पहले मुकदमे के अंदर उस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए भरपूर कोशिश की, और साथ साथ उन्होंने सीएम पंजाब के इस मामले के अंदर जो उन्होंने अपना किरदार अदा किया उसके ऊपर भी बात की। अब हम बात करेंगे कि जो एक क्राइम सीन की रिपोर्ट तैयार की गई थी, ये 6 सफ़ात के ऊपर मुश्तमिल, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि किस तरीके से फोरेंसिक टीम इस नतीजे तक पहुंची है, ये लैब इस नतीजे तक पहुंची है कि ये कत्ल है, ये खुदकुशी नहीं है। वो सारा कुछ क्या हुआ उसके ऊपर जो है वो मैं आप लोगों के साथ तफसीलात शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक सीन को डिस्क्राइब किया जाता है क्राइम सीन रिपोर्ट के अंदर, और उसके बाद उसको क्या वो समझते हैं क्या हुआ है, कैसे सब कुछ हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने सारी डिटेल्स दी हैं। उनके मुताबिक 9:30 बजे हमें एक कॉल मिलती है क्राइम सीन यूनिट को कि इस तरह से उस सानिया ज़ारा के जो ससुराल वालों का घर है उसका एड्रेस बताया गया कि वहाँ पर एक वकूआ हुआ है। हम वहाँ पहुँचे, पुलिस ने हमें सारी एक्सेस दी, पहले से उन्होंने सारी चीज़ों को कंट्रोल में लिया हुआ था, और फिर जाकर हमने बॉडी को उतारा, बॉडी की सारी हमने शनाख्त की, उसके वालिदैन थे, उसके फैमिली के लोग थे, वहाँ से उनसे पूछा, फिर उन्होंने उसके कपड़ों के बारे में बताया, उस लाश की क्या हालत थी, उस कपड़े की क्या हाइट थी और सानिया ज़ारा की टोटल हाइट कितनी थी, बॉडी की कंडीशन क्या थी, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं। जिसके अंदर उन्होंने बताया कि जब हम गए तो हमने देखा कि घुटने जुड़े हुए हैं, बैंड हैं और बैठी हुई है बच्ची की वो लाश जो है उस दीवान के ऊपर। उस दीवान का जो सोफ़ा है वो भी 2 इंच चौड़ा है, मोटा है, और उसके ऊपर उस लाश को एक तरफ से उसके गले के साथ कपड़ा बंधा हुआ है और दूसरी तरफ पंखे के साथ बंधा हुआ है। जिसके बाद उन्होंने बच्ची का कद बताया कि 63 इंचज़ की हाइट है उस बच्ची की, और 32 इंच जो है वो पंखा और गले के दरमियान जो है वो फासला है। बॉडी फ्रेश थी और ठंडी थी, ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि बच्ची के कुछ मसल्स के अंदर अकड़ाव था, मसल्स अकड़े हुए थे, जिस तरह हमने आप लोगों को पिछली वीडियोस के अंदर बताया कि उस बच्ची की बॉडी की जो हालत थी, बॉडी अकड़ी हुई थी, बहुत देर से जैसे वो पड़ी रही, बहुत देर पहले से जैसे उसका कत्ल कर दिया गया और उसको इस हालत में रखा गया। एसी चल रहा था रूम के अंदर, और वो सारी जो स्टोरी तैयार की गई थी उनकी तरफ से, जिस तरह का उन्होंने एक इमेज बनाया था वो सारे हालात बनाने के लिए, खुदकुशी बनाने के लिए, तो उसमें बच्ची का जबड़ा, गर्दन, बाजू और टांगे जो है ये अकड़ी हुई थी। कोई सुसाइड नोट या मोबाइल फ़ोन कमरे के अंदर नहीं मिला। कमरे के दाखिली दरवाज़ा जो रास्ता जो है वो सिर्फ वही दरवाज़ा था मेन, उसका बाहर से दरवाजे का जो हैंडल लॉक है वो टूटा हुआ था। पंखे पर मट्टी के निशान थे, मट्टी थी, काफ़ी मट्टी की तह जमी हुई थी, और पहली नज़र में देखने के अंदर उस निशान जो है बच्ची के गर्दन में, उसकी लंबाई कपड़े की वजह से पता नहीं चल रही थी। उसके बाद लाश की तस्वीरें बनाई गई, नक्शा बनाया गया, बच्ची के नाखूनों से सैंपल लिए गए, गर्दन के निशानात की तस्वीरें पैमाइश और पैमाइश के बगैर बनाई गई। उसके बाद 4 अगस्त को वो कहते हैं हम असद बादशाह साहब के घर पे गए, वहाँ पे हमने डीएनए लिए, 2 बच्चों का डीएनए, जो उस मकतूला सानिया ज़ारा बच्ची के 2 बच्चे हैं
اس کے ان بچوں کے ڈی این اے سیمپلز لیے گئے, ان کی تصاویر بنائی گئی. اس کے بعد 6 اگست کو یہی فورینزک کی ٹیم جو ہے وہ دوبارہ اسی کرائم سین کے اوپر گئی جہاں پر اس بچی کو قتل کیا گیا تھا, جہاں پر اس بچی کے قتل کو خودکشی بنانے کی کوشش کی گئی تھی. اور وہاں پر جا کر انہوں نے دوبارہ صوفے اور دیوان کو, وہ جو دیوان ہے اس کو دوبارہ بیڈ کے اوپر رکھ کر اس کو امیجن کرنے کی کوشش کی کہ کیا وہ بچی خود رکھ سکتی تھی. اس کے بعد انہوں نے سارے سین کو دوبارہ کریٹ کیا, اس سین کو دوبارہ بنا کر انہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیا یہ 63 انچز کی جو بچی ہے ثانیہ زہرا, کیا یہ سارا کچھ خود کر سکتی تھی. دیوان اوپر رکھ کے اس کے بعد پنکھے کے بالکل اوپر والے حصے میں 10 فٹ کے اوپر جا کر جو ہے وہ اس پنکھے کی نوڈ کے پنکھے کے ساتھ اس کپڑے کو باندھ سکتی تھی, اتنی زور سے گرا لگا سکتی تھی کہ نہیں. اور پھر یہ سارا جو جس طریقے سے علی رضا کا موقف تھا, اس کے گھر والوں کا موقف تھا کہ بچی نے خودکشی کی, تو یہ ساری چیزیں وہ کر سکتی تھی کہ نہیں. 436 تصویریں کرائم سین یونٹ کی جو رپورٹ ہے, فورینزک کی جو رپورٹ ہے, اس کے مطابق 436 تصویریں اب تک اس سارے معاملے کی, اس وقوعے کی, جس کے اندر بچی کی, اس کے گھر والوں کی, اس کے بچوں کی, ان سب لوگوں کی تصاویر شامل ہیں, ان لوگوں کی تصاویر بنائی گئی. اس کے بعد بچوں کے ڈی این اے لیے گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ کرائم سین کہتا کیا ہے, کرائم سین ڈسکرائب کیا کرتا ہے, جس طریقے سے ہم نے ساری اپنی تحقیقات کی تو اب ہمیں لگتا کیا ہے اس سارے معاملے کے اندر. وہ کہتے ہیں جی باڈی پنکھے سے بندھی ہوئی ہے, کوئی کھڑکی اور راستہ نہیں ہے, اور لاک جو ہے وہ اس کا صرف ہینڈل لاک جو ہے وہ توڑا گیا ہے. ہماری اسیسمنٹ کے مطابق وہ کہتے ہیں چونکہ چٹخنی نہیں لگی ہوئی, اگر کسی نے اندر سے دروازہ بند کیا ہو اور باہر والے لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہو تو یقیناً چٹخنی لگی ہوتی ہے. نارملی اس طرح کے حالات میں اگر کسی بندے نے چھپ کر یہ سارا کام سر انجام دینا ہے, اپنے آپ کی جان لینی ہے, تو وہ یقیناً لاک صرف نہیں کرے گا بلکہ چٹخنی لگائے گا, کیونکہ لاک تو کوئی بھی کھول سکتا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جو صرف ہینڈل لاک ٹوٹا ہوا ہے, یہ فورینزک والے خود کہہ رہے ہیں, سرکاری طور پر رپورٹ کہہ رہی ہے کہ اس بات کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ لاک باہر سے ٹوٹا یا اندر سے ٹوٹا, صرف ہینڈل لاک توڑا گیا ہے. لوگوں کے گھروں میں چابیاں ہوتی ہیں, اس طرح کے معاملے کو آرام سے کھولا جا سکتا ہے. سو ان کے مطابق یہ ایک مشکوک چیز ہے جس طریقے سے صرف ہینڈل لاک کو توڑا گیا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس حالت میں لاش ہے, جو ہم ہمیشہ سے سوال اٹھا رہے ہیں کہ کوئی بندہ آ کے یہ ثابت کر دے, کوئی پروڈنٹ مائنڈڈ بندہ کہہ دے کہ اس طریقے سے موت ممکن ہے جس حالت میں لاش ملی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ایویلویٹ کیا, ہمارے پاس جو ساری ڈیٹیلز تھیں, جو ہماری ایکسپرٹیز تھیں سائنٹیفک طریقے سے, ہم نے یہ دیکھا کہ اس حالت میں موت کیسے ہو سکتی ہے. جس پر وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ کوئی اس طرح سے بیٹھ کر اپنی جان لیتا ہے تو اس میں بہت زیادہ پریشر اور کھچاؤ نہیں پڑ رہا, جس کی وجہ سے ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہت وقت لگے گا کسی بندے کی جان نکلنے میں, بہت ٹائم لگ سکتا ہے, کیونکہ اکڑاؤ نہیں ہے, کھچاؤ نہیں ہے, زور نہیں پڑ رہا, پریشر نہیں پڑ رہا, پریشر انکمپلیٹ ہے, اس لیے بہت ٹائم لگ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ فوری طور پر کوئی بندہ اور تھوڑی دیر کے اندر فوت ہو جائے, تو ایسا نہیں ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ باڈی فورس اس کے اندر انکمپلیٹ ہے, بہت زیادہ ٹائم لگے گا. اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس صورت میں کوئی خودکشی کرے گا تو گردن سوزش آ جائے گی, گردن کے اندر گردن پھول جائے گی, جو کہ اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے بڑا کلیریفائی کیا اور تصاویر ساتھ اس رپورٹ کے ساتھ اٹیچ کی ہیں کہ کوئی سوزش اس بچی کی گردن پر نہیں دیکھی گئی, کوئی اس قسم کی اس کے اندر جو ہے وہ کوئی مارکس یا کوئی ایسی نشانی نہیں ملتی جس سے اس حالت میں بیٹھ کر خودکشی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ سوزش ہو. جو حالات ضروری ہیں وہ اس صورت میں ممکن نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں گردن پر جو نشان ہے, وہ کہتے ہیں جی جس طریقے سے کپڑا بندھا ہوا تھا, جتنا کپڑا بندھا ہوا تھا, ان نشانوں کے ساتھ جب ہم نے اس کو میچ کرنے کی کوشش کی ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ جو اس بچی کی گردن کے اوپر نشانات تھے, جو اس کے اندر 2 نشان تھے, وہ بڑے شارپ تھے, جس کا مطلب ہے کہ کسی اور چیز کے ساتھ, کوئی شارپ چیز کے ساتھ, کوئی باریک چیز کے ساتھ, کسی تار یا کسی اس طرح کی چیز کے ساتھ اس بچی کا گلا دبایا گیا, اس کو گھونٹا گیا گلے کو. ان کپڑوں کے نشانات اس طرح کے نہیں ہو سکتے, یہ وہ رپورٹ کہہ رہی ہے, یہ وہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو یہ تجربہ ہے, جو اس چیز کو پراپر ایویلویٹ یا انالائز کرتے ہیں. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو بھی اس گلے کے اندر دوپٹہ تھا اس سے وہ والے نشان نہیں ہو سکتے, گردن میں کوئی سوزش نہیں تھی, اور
गर्दन की सोजश ना होने की वजह से ये कभी नहीं लग सकता, ये कभी हमें नहीं महसूस हो रहा था कि इसके ऊपर बहुत देर से प्रेशर पड़ता रहा। जो रीज़न बनाने की कोशिश की गई कि बहुत देर से शायद उसके अंदर मौत हुई, वो पता नहीं कितनी देर से उसने अपने आप को बांधा हुआ था, तो वो कहते हैं अगर इस तरीके से बांध कर किसी की मौत हो तो जो जो निशानियां होती हैं, जो जो हमें लग सकता है कि ये उस तरफ इशारा दे रही हैं, तो वो चीज़ें उस गर्दन के निशान के ऊपर, उस गर्दन की हालत के ऊपर हमें नहीं मिली। जो दुपट्टे को बांधा हुआ था उसके ऊपर बच्ची के बाल बिल्कुल ठीक थे। और इन सारी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक कि जितनी हमने क्राइम सीन को एवेलुएट किया, एनालाइज किया, हमने वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट किए, तस्वीर बनाई, और उसके बाद जो हम कंक्लूड करते हैं कि हमारी सारी ऑब्जर्वेशंस के मुताबिक ये रूल आउट नहीं किया जा सकता कि उस बच्ची की जान लेने के लिए कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस जो है वो नहीं होगी, मतलब कि किसी और ने उसकी जान लेकर इस हालत में बिठाने वाला काम नहीं किया होगा। इसको हम रूल आउट नहीं करते क्योंकि फोरेंसिक के जो लोग होते हैं या फोरेंसिक की जो रिपोर्ट होती है वो अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन देते हैं, वो जजमेंट पास नहीं कर सकते। लेकिन जितना क्लैरिटी के साथ उन्होंने ये कहा है कि ये खुदकुशी हो ही नहीं सकती, ये एक किसी और की तरफ से ये सारा कुछ किया हुआ सामने आ रहा है या लग रहा है, इस चीज़ को रूल आउट नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है कि ये 100% एक ओपन एंड शट मर्डर केस है। जिसके बाद आज सरकार के एक वज़ीर साहबा ने, प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन साहबा ने ये क्लियरली इंडिकेट किया है कि ये बिल्कुल मर्डर है। और जो इस वक्त की प्रोविंशियल मिनिस्टर, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, चूँकि वो ख़ुद भी लॉयर हैं, उन्होंने बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कहा है कि हमारी सारी फाइंडिंग और हमारे प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के मुताबिक भी ये एक क्लियर कट मर्डर का केस है। इसको खुदकुशी बनाने की कोशिश की गई और इस तरह से अब हम नहीं बख्शेंगे किसी को, कोई जितना। और इसमें उन्होंने कैटेगोरिकली ये मेंशन किया कि ये मुल्ज़मान बाअसर हैं, जिसकी वजह से अब तक जो है वो इतना टाइम लगा है, ताख़ीर हुई है। लेकिन अब हमारे हाथ में एक रिपोर्ट आ गई है जो क्लैरिटी के साथ ये बता रही है कि ये एक मर्डर केस है और अब हम इसको, इन मुल्ज़मान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने वो भी क्लैरिटी दी कि चूंकि हाई प्रोफाइल कमेटी बनी हुई है, एक हाई लेवल की कमेटी है जिसके अंदर अच्छे ऑफिशियल्स हैं, तगड़े अफसर हैं, उन लोगों की तरफ से अब जल्द ही इस मामले की एक मुकम्मल रिपोर्ट बनाकर अदालत के अंदर पेश कर दी जाएगी, पब्लिक के सामने भी रखती जाएगी। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अब इस मामले को डिसाइड होने में, भले जितना मर्जी भाग लें सारे मुल्ज़मान। अब ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि ये बच्ची की बेदर्दी से, बेरहमी के साथ ससुराल वालों की तरफ से अली रज़ा जो शौहर है उसके पूरे ख़ानदान के साथ मिलकर उसने इस बच्ची की जान ली है। इसलिए अब इन लोगों को जल्द से जल्द सज़ा दिलवाई जाएगी। फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।